सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्रदीप गिरी कॉमर्स एकेडमी पे। आज यहाँ पे दोस्तों हम जो सीखने वाले वो क्या होने वाला है कि एज अ बिजनेसमैन जब मैं अपना बिजनेस शुरू कर रहा हूं तो मुझे कितने पैसे की जरूरत पड़ेगी वो मुझे कैसे पता चलेगा, वो मैं कैलकुलेशन में कैसे करूंगा, ये सारी चीजें आज के हम सीखने वाले। बेसिकली मैं ये देखने वाला हूं कि कैपिटल रिक्वायरमेंट कैसे जनरेट होगी, कैसे पता चलेगा कि हाँ भाई मुझे 1 लाख की जरूरत है, मुझे 2 लाख की जरूरत है, मुझे 3 लाख की जरूरत है, मुझे इस हाइड एंड सीक बिस्किट की जरूरत है, ये चीज मुझे कैसे पता चलेगी। तो ये चीजें हम लोग क्या आज क्या देखने वाले। तो चलो शुरू करते। और इससे पहले वाला अगर लेक्चर नहीं देखा है तो जाके चेकआउट कर लो यार, उसमें हमने क्या बहुत ही अच्छे तरीके से हमने जो चैप्टर का स्टार्टिंग क्या कर दिया है। चलो अब शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज यहां पे हम सीखने क्या वाले, हमने सीखने वाले कैपिटल रिक्वायरमेंट। 2 मिनट। कैपिटल रिक्वायरमेंट। अब मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि कैपिटल रिक्वायरमेंट का मतलब क्या होता है कि हमें कितने पैसों की जरूरत पड़ने वाली एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, हम इन्वेस्ट करने के लिए। तो उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या बोलते हैं दोस्तों। क्लियर हो गया। अब यहां पे सबसे पहली चीज, सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है। एक जैसे फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूं ये है मिस्टर चोमू। कौन है? मिस्टर चोमू। अब मिस्टर चोमू को क्या बनना है, मिस्टर चोमू को एमबीए चाय वाला जैसा एक बहुत ही बड़ा एंटरप्रेन्योर बनना है। क्या बनना है? एंटरप्रेन्योर बनना है। अब ये भाई के दिमाग में आइडिया है। क्या आया? आइडिया आया कि अब ये क्या करेगा, अब ये खोलेगा आपकी एक बिस्किट की दुकान, बिस्किट की एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोलेगा। क्या खोलेगा? बिस्किट की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोलेगा। इसको हम लोग हाइड एंड सीक बिस्किट का नाम देंगे। ठीक है, ये आइडिया। अब ये जब आइडिया है तो ये 2 चीज चेक करेगा। क्या चेक करेगा? 2 चीज चेक करेगा। सबसे पहली चीज जो चेक करेगा वो फिजिबिलिटी चेक करेगा, और दूसरी जो चेक करेगा वो कमर्शियल वेबिलिटी चेक करेगा। अब यहां पे फिजिबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो ये क्या होगा, फिजिबिलिटी का मतलब क्या होता है। फिजिबिलिटी का मतलब दोस्तों ये होता है कि अब मेरे दिमाग में जो आइडिया आया है, क्या वो जो आइडिया एक्चुअल में रियलिस्टिक लाइफ में क्या वो हो सकता है, क्या उस आइडिया को मैं एक बिजनेस में कन्वर्ट कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? फिजिबिलिटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आपका फिजिबिलिटी बोलेंगे। समझ में आया दोस्तों। अब कमर्शियल वायबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो कमर्शियल वायबिलिटी मतलब क्या होता है कि अब जो आइडिया मेरे पास आया है उसका मैं जो बिजनेस खोलने वाला हूं वो बिजनेस में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन क्या वो बिजनेस से मैं रेवेन्यू अर्न कर पाऊंगा, यानी पैसे अर्न कर पाऊंगा, क्या उससे मुझे प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा, ये चीजें मैं चेक करूंगा। अब फिजिबिलिटी भी है, कमर्शियल वेबिलिटी भी है, तो आय हाय क्या मजा आ जाएगा ना दोस्तों। समझ में आ गया। तो अब ये दोनों ही चीजें मैंने क्या कर दी, अब मेरी कन्वर्ट हो गई। अब फॉर एग्जांपल मैंने सोचा होता कि मैं बनाऊंगा एक ऐसी घड़ी बनाऊंगा जिससे मैं टाइम मैं क्या कर सकता हूं, मैं समय में आगे और पीछे क्या जा सकता हूं। तो ये जो आइडिया मेरे मन में आ, क्या ये फिजिबल है? क्या नहीं है? फिजिबल है क्या? नहीं हो सकता है कि इससे मैं पैसे बहुत सारे कमा पाता, लेकिन यहां अभी के टाइम पे ये फिजिबल नहीं है। ये पॉसिबल नहीं है कि एक ऐसी घड़ी बना पाना, एक ऐसी टेक्नोलॉजी लेकर आना जिससे मैं टाइम में ऐसे आगे और ऐसे पीछे क्या जाके आ सकूं। पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है ना दोस्तों। तो इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, आपको क्या फिजिबल क्या बोलते हैं कि फिजिबल मतलब क्या होता है, जिससे हम क्या एक जो आइडिया है उसे हम लोग बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते, नहीं कन्वर्ट कर सकते, उसका फिजिबिलिटी बोलेंगे। कमर्शियल वायबिलिटी किसको बोलेंगे? कमर्शियल वायबिलिटी हम उसको बोलेंगे कि अब जो आइडिया मेरे मन में है उसको मैं बिजनेस में कन्वर्ट कर रहा हूं। तो बिजनेस हम किसके लिए करते हैं? प्रॉफिट के लिए करते हैं, पैसे कमाने के लिए। क्या उस आइडिया से क्या मैं पैसे कमा पाऊंगा कि नहीं कमा पाऊंगा, क्या मुझे उससे प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कमर्शियल वायबिलिटी क्या बोलेंगे दोस्तों। अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो अब स्टेप 3 मेरा क्या होगा। अब मैंने ये चीजें समझ ली। अब ये चीजें समझने के बाद दोस्तों मेरा जो स्टेप 3 होगा वो ये रहेगा, अब मैं जो कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या पता करूंगा। सबसे पहली चीज मैं क्या करूंगा, मैं लिस्ट बना लूंगा। अब ये जो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मुझे क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, वो रिक्वायरमेंट में क्या पूरी क्या जोड़ लूंगा। अब रिक्वायरमेंट करने के बाद मैं क्या करूंगा, एक एस्टिमेशन करूंगा। अब एस्टिमेशन मतलब क्या हो गया दोस्तों, देखो मैंने लिस्ट लगा लिया कि मेरे को क्या चाहिए, मशीन चाहिए रहेगा, मेरे को लैंड चाहिए रहेगा, बिल्डिंग चाहिए रहेगा, फिर उसके बाद वर्कर्स चाहिए रहेंगे, फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं रॉ मटेरियल चाहिए रहेगा। ये सारी चीजों की लिस्ट मैंने बना ली, और कितनी क्वांटिटी में चाहिए वो भी लिस्ट बना ली। अब ये लिस्ट बनाने के बाद मैं क्या करूंगा, ये सारे के जो प्राइजेस है वो क्या मैं एस्टिमेट करूंगा। एस्टिमेट करना मतलब क्या होगा, अंदाजा लगाऊंगा दोस्तों। ठीक है, प्रेडिक्ट करूंगा कि इसके क्या प्राइसेस क्या होंगे। अब उसके बाद क्या मैं मार्केट में जाऊंगा, मार्केट में इंफॉर्मेशन क्या पता करूंगा कि एक्चुअल में इनकी प्राइसेस है क्या। ठीक है, और इसके अल्टरनेटिव्स क्या हो सकते हैं जो मुझे सस्ते में मिल सकते हैं।
अब एस्टिमेशन करने के बाद मुझे पता चल गया कि भाई अब इतने पैसों की क्या मुझे क्या जरूरत पड़ने वाली है। फॉर एग्जांपल मैंने सारी लिस्ट बनाए थे, लिस्ट बनाने के बाद मुझे पता चल रहा है कि मुझे 4 लाख रुपए की क्या जरूरत स्टार्टिंग में क्या पड़ने वाली। अब सिर्फ 4 लाख रुपए आप नहीं जोड़ोगे। क्यों नहीं जोड़ोगे पता है क्या? आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो आपको इतने पैसे लगने वाले, लेकिन बिजनेस स्टार्ट करने के बाद भी आपको ही बिजनेस चलाना पड़ेगा। अब आप बोलोगे सर बिजनेस स्टार्ट करने के बाद भी अगर मुझे बिजनेस चलाना पड़े, अगर मेरे जेब से ही पैसा भरना पड़े, तो बिजनेस चालू करने का मतलब क्या है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जब कभी भी हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में प्रॉफिट आना चालू हो जाएगा। कभी नहीं होता है। आपको कम से कम 1 साल 2 साल तो क्या अपने जेब से ही क्या पैसे निकालने पड़ते, पैसे डालने पड़ते दोस्तों। तो आप क्या करोगे, कैपिटल रिक्वायरमेंट जोड़ते टाइम वो चीजें भी जोड़ोगे कि लाइट बिल का खर्चा क्या होगा, जो वर्कर्स आपके पास काम करेंगे उनकी सैलरी का, फिर उसके बाद अगर रेंट पे है तो रेंट का, फिर मेंटेनेंस का, ये सारी चीजें आप क्या करोगे, आप जोड़ के क्या रखोगे दोस्तों। समझ में आ गया? और ये इसका पहले चीजें खरीदने में कितना पैसा लगने वाला है, बिजनेस स्टार्ट करने में कितना पैसा लगने वाला है, बिजनेस स्टार्ट करने के बाद बिजनेस को चलाने के लिए कितना पैसा लगने वाला है, उसका सम करने के बाद आपको क्या पता चलेगा, आपका कैपिटल रिक्वायरमेंट पता चलेगा। तो आप वो फंड्स क्या आप अरेंज करोगे दोस्तों। समझ में आ गया? इतनी चीजें मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गई होंगी दोस्तों। ठीक है, तो चलो अब बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट पे। अब यहाँ पे आई गेस आपको इतनी चीजें क्लियर हो गई कि बिजनेस स्टार्ट करते टाइम आप क्या, किस तरह से कैपिटल रिक्वायरमेंट की क्या जो चीज है वो आप कैसे पता करोगे। अब यहां पे एक बार आप जब पैसा कैपिटल रिक्वायरमेंट आप डिसाइड करोगे तो आप क्या करोगे, आप 2 चीजें क्या कंसीडर करके चलोगे। आपको कैपिटल रिक्वायरमेंट पता चल गया। अब कैपिटल रिक्वायरमेंट पता चलने के बाद अब आपको ये चीज एस्टिमेट करनी, ये चीज पता चल रहनी चाहिए कि आपको फिक्स कैपिटल कितना लगने वाला है और वर्किंग कैपिटल कितना लगने वाला है। फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट कितनी होगी आपकी, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट आपकी कितनी होगी। सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं फिक्स कैपिटल होता क्या है, देखो सबसे पहली चीज अगर बात करूं, आपने फिक्स एसेट सुना होगा। फिक्स एसेट क्या होता है, एक ऐसा एसेट, एक ऐसी चीज जो हमारे बिजनेस में लॉन्ग टर्म के लिए रहती है, उसको हम लोग फिक्स एसेट बोलते हैं, राइट। जैसे मशीन हो गया, लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, ठीक है, तो वो क्या होता है, फिक्स एसेट होता है। अब वो फिक्स एसेट हमें फ्री में मिलता है क्या, नहीं, खरीदना पड़ता है। क्यों खरीद रहे हैं आप लोग, बिजनेस में लगाने के लिए। अब जब कभी भी हम ऐसा कोई भी पैसा, ऐसा कोई भी कैपिटल जो हम फिक्स एसेट खरीदने के लिए ले रहे, उस कैपिटल को हम लोग क्या बोलेंगे, फिक्स कैपिटल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फिक्स कैपिटल। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, मेरे पास एक टेबल रखा हुआ, उस टेबल को मैंने खरीदने के लिए क्या पैसे लगाए, तो वो जो पैसे लगाए वो क्या कहलाएगा, वो फिक्स कैपिटल कहलाएगा। मुझे लैंड और बिल्डिंग खरीदनी थी, मैंने पैसे लगाए, तो जो पैसे लगाए वो क्या होगा, कैपिटल होगा, कि बिजनेस में लाने के लिए चीजें मैं लगा रहा हूं ना, तो वो क्या हो गया, मेरा फिक्स कैपिटल हो गया। फॉर एग्जांपल ये पैनल है, ये पैनल मेरे बिजनेस में ऑलमोस्ट बहुत टाइम तक रहेगा, मैंने ये खरीदने के लिए क्या पैसे लगाए, तो ये मेरा क्या हो गया, अब जो पैसे मैंने लगाए वो क्या हो गया, मेरा फिक्स कैपिटल होगा, क्योंकि ये मेरा फिक्स एसेट है। तो मेरे ख्याल से आपको ये चीज समझ में आ गई कि फिक्स कैपिटल होता क्या है। अब वर्किंग कैपिटल क्या होता है, वर्किंग कैपिटल रिकरिंग रहता है नेचर पे, मतलब जो डे टू डे के खर्चे होते हैं, जैसे अगर मैं बात करूं वर्कर्स की सैलरी हो गई, वो तो फिक्स कैपिटल में आएगा नहीं कि एक बार दे दिया तो सालों साल चलेंगे, वो तो महीने महीने देना पड़ेगा। लेबर्स के वेजेस हो गए, वो वर्किंग कैपिटल में आ गए। लाइट बिल हो गया, वर्किंग कैपिटल। रॉ मटेरियल, वो एक बार ला दिया हो गया क्या, नहीं, उसको बार बार खरीदना पड़ता है, तो वर्किंग कैपिटल। मशीन का मेंटेनेंस एक बार कर दिया हो गया, नहीं, उसको बार बार इंटरवल्स के बाद हमें करना पड़ेगा, तो क्या होता है, वर्किंग कैपिटल हो गया। वर्कर्स जो होते हैं उनके चाय का खर्चा, वो क्या होता है, वो भी क्या होता है, वर्किंग कैपिटल होता है दोस्तों। समझ में आ गया। लाइट्स खराब हो गई, उसका मेंटेनेंस, वो क्या हो गया, आपका वर्किंग कैपिटल होता है। समझ में आ गया। तो फिक्स कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, आपको दोनों ही चीजें क्या समझ में आ गई होंगी मेरे ख्याल से। अब जब भी आप कैपिटल रिक्वायरमेंट डिसाइड करो तो आप ये चीज कंसिडर करो कि भाई मुझे वर्किंग कैपिटल की कितनी जरूरत पड़ने वाली है और मुझे फिक्स कैपिटल की जरूरत कितनी पड़ने वाली है। ये दोनों ही चीजें मैं क्या करूंगा, मैं जांच लूंगा, परख लूंगा, और फिर उसके बाद मेरा कैपिटल जो है डिसाइड होगा कि भाई मुझे फिक्स कैपिटल कितनी जरूरत पड़ने वाली है और वर्किंग कैपिटल की कितनी जरूरत क्या पड़ने वाली है। अब चलो अब हम ये लोग क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि फिक्स कैपिटल होता क्या है। अब मैंने ये चीज तो बता दी, फिक्स कैपिटल क्या होता है, इज द कैपिटल विच इज यूज्ड टू बाय द फिक्स एसेट। तो यहां पे देखो मैं पूरा नहीं लिखूंगा, सबसे पहला पॉइंट क्या है, कलर चेंज करेंगे।
capital which is used to buy fixed asset। सबसे पहला पॉइंट हमेशा आप याद रखोगे कि फिक्स कैपिटल क्या होता है। एक ऐसा कैपिटल जो क्या किया जाता है, जो फिक्स एसेट बाय करने के लिए क्या यूज किया जाता है, उसको हम लोग क्या फिक्स कैपिटल बोलते हैं। अब यहां पे अगर फिक्स एसेट की बात करूं, ये क्या हमारे बिजनेस में ऑलमोस्ट परमानेंटली रहता है, यानी ज्यादातर अगर मैं बात करूं आपके, ये क्या रहता है, ये हमारे बिजनेस में जाएगा लेकिन ज्यादा टाइम तक चलेगा। ऐसा नहीं कि एक दिन चला, 2 दिन चला, फिर तीसरे दिन गायब हो जाए, ऐसा नहीं होता है। मशीन आपने ली, मशीन 10 साल 15 साल 20 साल का चलने ही वाली है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑलमोस्ट क्या परमानेंटली होता है। अब यहां पे अगर मैं बात करूं तीसरी चीज की, अगर बात करूं तो ये जो एसेट हम खरीदते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कंप्यूटर खरीदा, तो कंप्यूटर में रीसेल के लिए नहीं खरीदूंगा। अगर मैं रीसेल के लिए खरीदता हूं तो मेरा फिक्स कैपिटल नहीं, उसमें जो पैसा इन्वेस्ट करूंगा वो मेरा फिक्स कैपिटल नहीं कहलाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये मोबाइल फोन है, ठीक है, अब ये मोबाइल फोन मैंने खरीदा, मेरे बिजनेस में रह रहा है, तो अब इसके लिए जो मैंने पैसा लगाया तो ये मेरा क्या होगा, फिक्स कैपिटल होगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे मोबाइल की शॉप पे, ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने पैसा लिया और मैंने क्या पैसा दिया और इसको खरीदा, और खरीदने के बाद मेरे पास एक कस्टमर आ रहा है, उसको मैंने बेच दिया। तो अब ये जो पैसा मैंने इसको खरीदने में लगाया था, इसको मैं फिक्स कैपिटल बोलूंगा नहीं दोस्तों। क्लियर हो गया, पक्का, इतनी चीजें क्लियर है। अब हम लोग क्या लिखे, नॉट मेंट फॉर रीसेल, नॉट इतनी चीजें क्लियर हुई। अब चौथे पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो चौथा पॉइंट हमारा क्या आएगा, जनरली जो फिक्स कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट है वो एस्टिमेट कब की जाती है, जब बिजनेस स्टार्ट किया जाता है। एस्टिमेटेड while starting the business। समझ में आ गया। ज्यादातर हम कब एस्टिमेशन करते हैं आपके फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट का, जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तभी हम क्या एस्टिमेशन करते हैं। तो क्या एक बार बिजनेस स्टार्ट होने के बाद आपका फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती, ऐसा नहीं है दोस्तों। अगर कंपनी क्या करना चाहती है, कंपनी डेवलपमेंट करना चाहती है, यानी अपना बिजनेस और डेवलप करना चाहती है, तो उसको फिक्स एसेट की जरूरत पड़ेगी, फिक्स एसेट की और भी जरूरत पड़ेगी, नई फिक्स एसेट की जरूरत पड़ेगी, तो वो क्या करेगा, फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट का जनरेट करेगा। वहीं अब उसे क्या पड़ रहा है, अब उसे एक्सपांशन करना है। पहले वो 10 यूनिट प्रोड्यूस करता था, अब उसे 20 यूनिट प्रोड्यूस करना है। पहले 2 मशीन में 10 यूनिट प्रोड्यूस कर पाता था, अब 20 यूनिट कर रहा है, तो 2 मशीन में हो पाएगा नहीं, उसको 2 मशीन और चाहिए। 2 मशीन क्या हो गए, फिक्स एसेट हो गए। फिक्स एसेट खरीदने को फिक्स एसेट खरीदने के जो हम पैसे लगाते उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिक्स कैपिटल बोलते हैं। समझ में आ गया। तो मेरे ख्याल से आपको इतनी चीजें क्लियर हो गई। और साथ ही साथ एक कंडीशन में और करेगी, जब उसे क्या रिप्लेस करना होगा। फॉर एग्जांपल एक मशीन थी, वो क्या हो गई, खराब हो गई, अब उस वो वर्किंग कंडीशन में नहीं है, उसको बनवाया नहीं जा सकता, कुछ नहीं किया, एकदम वर्स्ट कंडीशन में, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे रिप्लेस करना पड़ेगा, मुझे नई मशीन लानी पड़ेगी। नई मशीन मतलब क्या आएगा, एक नया फिक्स एसेट आएगा। नया फिक्स एसेट लाने में जो पैसा हम खर्च करेंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फिक्स कैपिटल बोलेंगे दोस्तों। इतनी चीजें क्लियर हो गई। तो मेरे ख्याल से आपको इतनी चीजें समझ में आ रही होंगी कि आपके ये सारी चीजें है क्या। अब यहां पे मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि आप एस्टिमेशन कैसे करोगे, आप पता कैसे लगाओगे आपको कैपिटल रिक्वायरमेंट का। सबसे पहली चीज आप क्या करोगे, लिस्ट जो होगा, आपको जो भी फिक्स कैपिटल चाहिए, फिक्स एसेट चाहिए रहेगा, उसका आप लिस्ट बना लोगे। जैसे मुझे लैंड चाहिए, मुझे मशीन चाहिए, समझ में आ गया। फिर उसके बाद मुझे ट्रक चाहिए गुड्स को मेरे लेके आने जाने के लिए। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं मुझे कंप्यूटर चाहिए। अब ये सारी चीजें चाहिए। अब मैंने लिस्ट बना लिया, लिस्ट बनाने के बाद मैं क्या करूंगा, इन सबके प्राइस का क्या एस्टिमेशन करूंगा कि आपका लैंड कितने का होगा, मशीन कितने का होगा, ट्रक कितने का होगा, कंप्यूटर कितने का होगा। अब ये सारी चीजें मैं क्या करूंगा, एस्टिमेट करूंगा। और एस्टिमेट करने के बाद अब मैं ये चीज देखूंगा कि अब यार मैंने इतनी चीजें कर ली, अब लैंड बनाने के लिए मुझे, लैंड पे कंस्ट्रक्शन करने के लिए मुझे कितने पैसे खर्च होंगे, मशीन को इंस्टॉल करने में मुझे कितने खर्च होंगे,
कंप्यूटर को इंस्टॉल करने में मेरे कितने खर्च होंगे वो भी मैं क्या करूंगा, एड ऑन करूंगा। अब एड ऑन करने के बाद क्या जाऊंगा, मैं मार्केट में जाऊंगा, मार्केट में जाने के बाद मैं इंफॉर्मेशन गैदर करूंगा कि हाँ भाई ये जो एस्टिमेशन मैंने किया है ये क्या प्रॉपर है कि नहीं प्रॉपर, ये चीजें भी मैं क्या करूंगा दोस्तों, आपका पता करूंगा। अब जब ये सारी चीजें मैंने पता कर ली तब यहां पे मुझे क्या मिल जाएगा, मेरा टोटल फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है वो मुझे क्या पता चल जाएगा दोस्तों। तो मेरे ख्याल से आपको इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी कि आप फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट आपकी कैसी पता कर सकते हैं, क्या सारे तरीके आपको क्या पता करने के लिए दोस्तों, ठीक है। अब चलो यहां पे अगर मैं आपसे कहूं कि आज के डेट में फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट पता करना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया। अब क्यों जरूरी हो गया पता है क्या, कि हम सभी जैसे जानते हैं कि ये जो एरा चल रहा है या फिर जो दौरा चल रहा है ये आपके टेक्नोलॉजी का दौरा चल रहा है। अब इसमें नई नई टेक्नोलॉजी और आ रही है और नए नए हैवी हैवी मशीन आ रहे हैं जिसकी वजह से प्रोडक्शन भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और हम देख रहे हैं कि पॉपुलेशन की जो तादाद है वो क्या बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से डिमांड भी बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है एज अ प्रोड्यूसर कि हम क्या उतनी सप्लाई क्या दे पाए हमारी इकोनॉमी में, ठीक है। तो डिमांड के हिसाब से हम सप्लाई दे पाए, तो यहीं पे अब उस सप्लाई को पूरा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उतना प्रोडक्शन करना पड़ेगा। उतना प्रोडक्शन के लिए हमें उस तरह की मशीन चाहिए रहेंगी जो क्या कर सके, उतना प्रोडक्शन का एट ए टाइम क्या कर सके दोस्तों। और ये इतनी प्रोडक्शन वही मशीनें कर सकती है जो लेटेस्ट मशीन होंगी, जो ऑटोमेटेड मशीन होंगी, सही बात है। अब यहां पे आप मुझे ऑटोमेटेड मशीन खरीदने के लिए उनका प्राइस एस्टिमेशन करना पड़ेगा ना, तो मैं उतनी चीजें उतने पैसे क्या जमा कर पाऊंगा, उतने पैसे में क्या इन्वेस्ट कर पाऊंगा दोस्तों। क्लियर हो गया, अब आपको इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब सर आपने ये तो बता दिया कि फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट का पता कैसे करें, ये चीज आपने बता दी, लेकिन रिक्वायरमेंट पता करने का पैसे कहां से आएंगे ये भी तो बताओ। तो दोस्तों यहां पे बता दू, यू हैव एन नंबर ऑफ ऑप्शन वेयर यू कैन हैव द मनी टू बाय द फिक्स एसेट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, आपके पास शेयर्स होते हैं, आप कंपनी के शेयर्स इश्यू कर सकते हैं, वहां से आपको क्या आ जाएंगे, पैसे आ जाएंगे। आप कंपनी के डिबेंचर्स इश्यू कर सकते हो, वहां से भी आपको क्या आ जाएंगे, पैसे आ जाएंगे। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं, आप कंपनी के बॉन्ड्स होते हैं, आप उसको भी इशू करके क्या कर सकते हो, पैसे क्या कमा सकते हो। या फिर अगर मैं बात करूं, आपके लॉन्ग टर्म लोन जो होते हैं, आप ये भी ग्रैब करके क्या कर सकते हो, आप पैसे क्या अच्छे खासे क्या जनरेट कर सकते हो और अपने फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट है उसको क्या फुलफिल कर सकते हो। तो आई होप आपको इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी कि आपका फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट होता क्या है, आप किस तरह से क्या चीजें क्या कर सकते हो। अब यहां पे हमने ये चीजें देख ली कि फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या होता है। अब यहां पे हम देखेंगे कि ऐसे कौन से फैक्टर्स है जो अफेक्ट करते हैं आपके फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट, फैक्टर्स affecting fixed capital रिक्वायरमेंट। अब चलो यहां पे मैं बात करूं फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट की। अब फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट, इसका मतलब क्या होता है, देखो क्या होता है, देखो अब बिजनेस जो है, बिजनेस अलग अलग तरह के बिजनेस होते हैं, किसी का बहुत बड़ा बिजनेस होता है, किसी का बहुत छोटा बिजनेस होता है, किसी का इंटरनेशनल लेवल पे रहता है, किसी का डोमेस्टिक लेवल पे रहता है, किसी का रीजनल लेवल पे रहता है, ठीक है। ऐसे करके क्या अलग अलग क्या लेवल्स के क्या बिजनेस होते हैं, सेम चीज। अब जब अलग अलग लेवल्स के बिजनेस है तो क्या मुझे बताना, जो फिक्स एसेट होगा हर एक बिजनेस में एक जैसा खरीदा जाएगा, नहीं खरीदा जा सकता, सही बात है। क्या तो फिर फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट जो होगी क्या एक जैसी होगी, नहीं होगी। तो वही चीज हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, ऐसे कौन से फैक्टर्स है जो क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, जिसके वजह से किसी ऑर्गेनाइजेशन में जो पैसे फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होती है या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन में फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या ज्यादा होती है। सबसे पहला जो पॉइंट हम लोग यहाँ पे देखेंगे वो आपका होता है नेचर ऑफ बिजनेस। नेचर ऑफ बिजनेस मतलब क्या होता है, दो तरह के ऑर्गेनाइजेशन लेंगे। देखो एक आपका होता है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होता है और एक आपका ट्रेडिंग यूनिट होता है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट मतलब क्या होता है, एक ऐसी कंपनी जो क्या करती है, गुड्स का प्रोडक्शन करती है, ठीक है, जो क्या करती है सामान को बनाती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लेता हूं कि मेरे मोबाइल प्रोड्यूस करने की क्या मेरी इंडस्ट्री है, मैं मोबाइल क्या मैन्युफैक्चर करता हूं। अब मोबाइल मैन्युफैक्चर कर रहा है तो मुझे बहुत सारी चीजें लगेंगी, मुझे क्या लगेगा, मशीन लगेगा, ठीक है, मुझे रॉ मटेरियल्स लगेंगे, रॉ मटेरियल्स के तो छोड़ दो, मुझे क्या चाहिए, आपका मशीन चाहिए रहेंगे, मशीन चाहिए रहेंगे, मशीन के साथ मुझे लैंड चाहिए रहेगा, बिल्डिंग चाहिए रहेगा, कंप्यूटर चाहिए रहेगा,
फर्नीचर चाहिए रहेंगे, सही बात है, मुझे फैन चाहिए रहेंगे, लाइट चाहिए रहेंगे। तो ऐसे बहुत सारे फिक्स एसेट की मुझे जब जरूरत क्या पड़ेगी, अब जब मुझे बहुत सारे फिक्स एसेट की जरूरत पड़ेगी तो मुझे फिक्स एसेट का जो कॉस्ट होगा वो भी क्या ज्यादा लगेगा। जब अब यहां पे कॉस्ट पे करने के लिए हम क्या देते, मनी देते, सही बात है। और ऐसा कोई भी पैसा जो बिजनेस के स्टार्टिंग में लगाते उसको हम लोग क्या बोलते, कैपिटल बोलते। तो यही चीज देखो, फिक्स एसेट परचेस करने के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, हमारा फिक्स कैपिटल लगाएंगे। तो यहां पे फिक्स कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट होगी वो क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि यहां पे फिक्स एसेट की जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है, ज्यादा, यानी फिक्स एसेट यहां पे ज्यादा लगेंगे, इसलिए फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या होगी, ज्यादा होगी। क्लियर हो गया। अब यहां पे समझना, अब मेरा भी बिजनेस है, लेकिन मेरा बिजनेस क्या, ट्रेडिंग का। मैं सिर्फ मोबाइल खरीदता और बेचता हूं। मैंने क्या किया, मैंने एक कंपनी है वो क्या करती है, मोबाइल बनाती है, मैंने उससे खरीदा और उसके खरीद के मैंने क्या बेच दिया। अब मुझे क्या क्या चाहिए रहेगा, मुझे बस एक शॉप चाहिए रहेगी, शॉप प्लस मुझे क्या चाहिए रहेगा, मुझे एक फर्नीचर चाहिए रहेगा, बस, और कुछ चाहिए रहेगा नहीं। तो यहां पे मेरा फिक्स एसेट जो है वो कम है, तो यहां पे फिक्स एसेट कम है तो मुझे फिक्स कैपिटल जो लगेगा वो क्या रहेगा, वो कम लगेगा। तो यहां पे डिपेंड करता है कि आपका अगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो आपको क्या लगेगा, आपको फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। क्यों, क्योंकि आपको फिक्स एसेट की जरूरत ज्यादा होगी। वही अगर मेरा एक ट्रेडिंग यूनिट है, यानी सिर्फ मैं क्या करता हूं, सामान खरीदता और बेचता हूं, तो मुझे क्या होगा, मुझे फिक्स कैपिटल की फिक्स एसेट क्या लगेंगे, कम लगेंगे। इसका मतलब क्या, मुझे फिक्स कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट होगी वो कम लगेगी। तो मेरे ख्याल से आपको इतनी चीजें क्लियर हो गई है कि फिक्स एसेट कब कहां पे ज्यादा कहां पे कम, और उसे के हिसाब से जो रिक्वायरमेंट होगी कब कम और ज्यादा क्या लगेगी। दोस्तों इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, दूसरा पॉइंट है हमारा साइज ऑफ बिजनेस। अब ये भी बहुत सही बात है दोस्तों, क्या है साइज ऑफ बिजनेस, देखते हैं। अब चलो सीधी सीधी बात बोलते हैं, एक बाटा कंपनी और एक मोची की दुकान है, ठीक है, दोनों ही क्या करते हैं, शूज का काम करते हैं, ठीक है, जूते बनाते हैं। अब बाटा कंपनी क्या करती है, बाटा जो कंपनी है वो बड़े लेवल पे क्या करती है, शूज को मैन्युफैक्चर करती है। उसके जो ब्रांड्स के जो शूज होते हैं वो इंटरनेशनल लेवल पर अलग अलग कंट्री में जाते हैं। जब अलग अलग कंट्री में जाते हैं, यानी इसका मतलब क्या होता है, जो प्रोडक्शन होगा वो क्या होता है, हाई लेवल पे होता है। जब प्रोडक्शन हाई लेवल पे होता है तो उतनी मशीन्स की भी जरूरत पड़ती है, और जो मशीन्स क्या उनका एसेट होते हैं, मशीन्स आपका फिक्स एसेट होते हैं, और फिक्स एसेट करने के लिए क्या हमें खर्चा करना पड़ता है, हमें पैसे खर्चा करना पड़ता है, और जो पैसा हम लोग फिक्स एसेट खर्चा करने में लगाते हैं वो क्या होते हैं, फिक्स कैपिटल होते हैं। तो फिक्स कैपिटल कम होगा कि ज्यादा होगा, यहाँ पे ज्यादा होगा, क्योंकि मशीन्स क्या उसको ज्यादा लग रही है, तो फिक्स कैपिटल भी क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। समझ में आ गया। अब यहाँ पे एक मोची है, ठीक है, आपका मोची है। अब मोची क्या कहते हैं, एक रीजनल लेवल पे ही काम करता है, यानी जैसे बोईसर है तो बोईसर में ही क्या शूज सप्लाई कर रहा है, या फिर बोईसर के ही जो लोग हैं वो आके कैसे शूज बनवाते या फिर खरीदते, ठीक है। अब मुझे बताना, अब उसको दिन का एक या दो शूज पेयर क्या बनाना है, तो उसको मशीन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, चलो पड़ती है, लेकिन क्या बाटा कंपनी जितना इसको मशीन का रिक्वायरमेंट पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, यानी जो एसेट की जो रिक्वायरमेंट होगी वो क्या होगी, कम होगी। अब जब बाटा कंपनी के मुकाबले इसको एसेट की रिक्वायरमेंट कम है, तो क्या इसको जो फिक्स कैपिटल है बाटा कंपनी से ज्यादा लगेगा, नहीं, उसको क्या कम लगेगा। समझ में आ गया। तो यहां पे फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट जो होती है वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से आपको ये चीज समझ में आ गई। अगर आपका इंटरनेशनल लेवल पे बिजनेस चल रहा है तो आपको पैसा क्या ज्यादा लगेगा, क्योंकि आपको फिक्स एसेट की रिक्वायरमेंट ज्यादा है। वही अगर आपका रीजनल लेवल पे चल रहा है तो आपको क्या लगेगा, रीजनल लेवल पे तो फिक्स एसेट की रिक्वायरमेंट कम होगी तो आपको फिक्स कैपिटल क्या कम लगेगा। दोस्तों समझ में आ गया। तो मेरे ख्याल से आपको इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी कि कब आपको फिक्स एसेट ज्यादा और कम लगेगा, और उसकी वजह से आपका रिक्वायरमेंट क्या कम होगा, और किस तरह से फिक्स आपका साइज ऑफ बिजनेस क्या अफेक्ट करेगा आपके कैपिटल रिक्वायरमेंट। तीसरा क्या, आपका स्कोप ऑफ बिजनेस। अब स्कोप ऑफ बिजनेस क्या होता है, चलो समझते हैं। अब आपकी एक ऐसी कंपनी जो क्या करती है, गुड्स तो प्रोड्यूस करती है, लेकिन गुड्स प्रोड्यूस करने के साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग करने के साथ साथ वो डिस्ट्रीब्यूशन भी करती है। अब डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए उसको बहुत सारी चीजें लगेगी। सबसे पहले उसको मार्केटिंग करना पड़ेगा, उसको सेल्स प्रमोशन करना पड़ेगा। अब गुड्स लेकर जाने के लिए उसको व्हीकल चाहिए रहेंगे, सही बात है, उसको एक गोडाउन भी चाहिए रहेगा स्टोर करने के लिए। अब ये सारी चीजें क्या हो गई आपके, मतलब ट्रक एडिशनल हो गया, प्लस उसका क्या हो गया, उसको गोडाउन लगेगा, फिर उसका क्या, उसको शॉप्स लगेंगे, शॉप्स मतलब आउटलेट्स लगेंगे। अब जब उसका आउटलेट्स लगेंगे तो ये क्या हो गया, आपका फिक्स एसेट हो गया, यानी ये सब में भी पैसे लगेंगे, प्लस मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए जो फिक्स पैसा लग रहा है वो तो लग ही रहा है,
सही बात है। तो यानी यहां पे जो कैपिटल रिक्वायरमेंट होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा, फिक्स कैपिटल का जो रिक्वायरमेंट होगा वो ज्यादा होगा। अब एक ऐसी कंपनी है जो क्या करती है, जो आपका सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग करती है, वो ट्रेडिंग नहीं करती, मतलब वो बेचती नहीं है। तो यहां पे मुझे बताना पहले वाले के कंपैरिजन में इसको फिक्स कैपिटल ज्यादा लगेगा कि कम लगेगा? कम लगेगा। क्यों कम लगेगा? क्योंकि ये सिर्फ क्या कर रही है, ये सिर्फ सामान बना रही है, इसको बेचने खुद जा रही है क्या? नहीं। तो इसको गोडाउन लगेगा? नहीं। इसको ट्रक लगेंगे? नहीं। इसको आउटलेट्स लगेंगे? नहीं लगेंगे, क्योंकि ये किसी और पर्सन को हैंड ओवर कर रही है कि भाई मैं सिर्फ प्रोडक्शन का काम करूंगा, तो क्या कर, तू सिर्फ बेचने का काम कर। तो यहां पे इसको पैसे की रिक्वायरमेंट क्या कम लगेगी दोस्तों। क्लियर हो गया। अब चौथा जो पॉइंट है हमारा क्या, एक्सटेंट ऑफ लीज और रेंट। अब एक्सटेंट ऑफ लीज और रेंट किस तरह से काम करता है, सीधी सीधी यहां पे अगर मैं बात करूं, अगर मैं एक लैंड खरीदने जा रहा हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, चलो फॉर एग्जांपल मैं अगर एक शॉप खरीदने जा रहा हूं तो मुझे कुछ नहीं तो 30 लाख रुपीस क्या मुझे स्पेंड करने पड़ेंगे, क्या करने पड़ेंगे, 30 लाख रुपीस मुझे क्या स्पेंड करने पड़ेंगे। वही अगर मैं कोई शॉप जो है रेंट पे ले लेता हूं तो मुझे एक महीने का रेंट कितना आएगा, 10,000 आएगा। सही बात है, 10,000 आएगा। या फिर अगर मैं बात करूं पूरे साल भर का मुझे कितना आ जाएगा, मुझे आपका जो रेंट आने वाला है वो क्या आ जाएगा, 2 मिनट, वो आएगा मुझे 1 लाख आ जाएगा। सही बात है। अब यहां पे जब मैं लैंड खरीद रहा हूं या फिर शॉप खरीद रहा हूं तो मुझे 30 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट पड़ रही है। वही जब मैं क्या कर रहा हूं, शॉप क्या रेंट पे ले रहा हूं तो मुझे कितनी, 1 लाख की जरूरत पड़ रही है। तो बताओ जब मैं लैंड शॉप खरीदूंगा तो मुझे फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी। वही अगर शॉप को मैं रेंट पे ले रहा हूं तो मेरी फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्लियर हुआ। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे यहां पे अगर मैं बात करूं तो आपका क्या हो गया, 5th पॉइंट, अरेंजमेंट ऑफ सब कॉन्ट्रैक्ट्स। अब अरेंजमेंट ऑफ सब कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होता है, सब कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या हो गया, आउटसोर्सिंग। जैसे मैंने आपको बताया कि एक कंपनी है जो मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, ठीक है, अब वो क्या कर रही है, अब वो ट्रेडिंग का काम नहीं कर रही, उसने ट्रेडिंग का जो काम है वो आउटसोर्स कर दिया, एक ऑर्गेनाइजेशन को दे दिया, फिर एक मार्केटिंग कंपनी को दे दिया कि भाई मैं मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूं, बाकी बेचने का काम तेरा होगा। ठीक है, अब जब बेचने का काम उसका होगा तो यानी उसका जो मार्केटिंग का जो पैसा था वो सब क्या होगा, वो कंपनी का जो कंपनी जो होगी उसका मार्केटिंग का जो सारा जो पैसा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी बच जाएगा, क्योंकि उसको ट्रक खरीदना नहीं पड़ेगा, उसको आउटलेट्स नहीं बनाने पड़ेंगे, उसको वहां पे आउटलेट्स में लगने वाले जो फिक्स एसेट्स है वो नहीं खरीदने पड़ेंगे, तो वो सबका उसका खर्चा क्या हो जाएगा, बच जाएगा। हाँ, आउटसोर्सिंग के लिए उसको क्या करने पड़ेंगे, कुछ परसेंटेज देने पड़ेंगे, कुछ रेशियो देना पड़ेगा, लेकिन वो जो रेशियो होगा वो फिक्स कैपिटल की फिक्स एसेट खरीदने से क्या होगा, फिक्स एसेट खरीदने में जितने पैसे लगने वाले उससे क्या होगा, कम होगा। समझ में आ गया। तो इसी चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, आउटसोर्स करने पे हमारे पैसे क्या हो जाते, बच जाते। सीधी सीधी बात है, अगर मैं खरीदने जाता, अगर मैं खुद ट्रेडिंग करने मैन्युफैक्चरिंग तो कर रहा हूं, उसके लिए तो मुझे एसेट जो लग रहे हैं उसके लिए मुझे पैसा तो पे करना ही पड़ेगा, लेकिन मैं जब ट्रेडिंग करने जाता हूं तो मुझे मार्केटिंग, सेल्स, प्रमोशन, फिर आउटलेट्स में लगने वाले फिक्स कैपिटल, ये सारी चीजें खरीदनी पड़ती है, तो मेरा फिक्स कैपिटल जो हो जाता है वो बढ़ जाता है, रिक्वायरमेंट जो होती है वो बढ़ जाती है। लेकिन अब मैंने क्या किया, जब मैं सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूं, मैं बेचने का काम नहीं कर रहा हूं, बेचने का काम मैंने आउटसोर्स कर दिया, ठीक है, तो मुझे बहुत सारी चीजें खरीदनी नहीं पड़ेगी। हाँ, हो सकता है कि ये कमीशन मांगे कि 10%, 20%, तो मैं उतना अपने प्रॉफिट में से मैं क्या दे दूंगा, समझ में आ गया, लेकिन झंझट नहीं रहेगा। ठीक है, और रिक्वायरमेंट भी क्या हो जाएगी मेरी फिक्स कैपिटल की, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्लियर हुआ। फिर उसके बाद क्या आता है, एक्विजिशन ऑफ ओल्ड एसेट। अब आपको पता है जो एसेट्स होते हैं, वो जो चीजें होती है वो क्या होती है, सेकंड हैंड भी मिलती है। फॉर एग्जाम्पल मुझे क्या पड़ा, मुझे मशीन खरीदना था, जो मशीन आ रही थी 30 लाख की आ रही थी पहले, ठीक है, तो मेरा फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट कितना था, वो मेरा 30 लाख रुपया था। अब मैंने क्या देखा, मुझे एक सेकंड हैंड मशीन मिल रही, जो मुझे क्या लग रहा है 10 लाख का मिल रहा है। अब सेकंड हैंड मशीन जो होती है वो हमेशा क्या मिलता है, कंसेशनल रेट्स पे मिलता है, यानी कम पैसे पे मिलता है। सही बात है कि नहीं, जब मुझे कम पैसे पे मिलेगा तो मेरा पहला नया खरीदने जाता तो मुझे रिक्वायरमेंट कितनी रहती, फिक्स कैपिटल 30 लाख रुपया होती। अब वही सेकंड हैंड खरीदने जा रहा हूं तो फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट कितनी है, 10 लाख रुपया है, तो मेरा जो फिक्स कैपिटल का रिक्वायरमेंट है वो कम हुआ कि ज्यादा हुआ, कम हो गया। क्लियर है। अब आगे अगर हम लोग बात करें तो आगे क्या देखते हैं, चलो अब आगे आपका आता है सेवेंथ वाला क्या है दोस्तों, आपका एसेट्स एट कंसेशनल रेट।
अब कंसेशन रेट में क्या होता है, अब हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारा जो भारत देश है, अब भारत देश में कई इलाके ऐसे जो क्या है, अंडर डेवलप्ड है, यानी डेवलप नहीं हुए। तो गवर्नमेंट क्या करती है, जो इंडस्ट्रीज उनको बढ़ावा देती है, और इस वजह से अगर कोई भी इंडस्ट्री क्या करती है, इन अंडर डेवलप्ड रीजन में क्या इंडस्ट्री खोलती है और वहां के लोगों को रोजगार देती है, तो गवर्नमेंट क्या उनको सपोर्ट करती है। कैसे सपोर्ट कर सकती है, जैसे फॉर एग्जांपल उनको जो मशीन है, मशीन कंसेशनल रेट पे दिलवा दे, या फिर इंस्टॉलमेंट में दिलवा दे, या फिर कम रेट्स में दिलवा दे। अब जब कम रेट्स में दिलवा देगी, फॉर एग्जाम्पल वो जो मशीन 30 लाख से मिलती थी, अब गवर्नमेंट के स्कीम के तहत मुझे क्या 10 लाख की मिल रही है, तो बता मुझे मेरा फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट कम होगा कि ज्यादा हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्लियर हुआ। फिर उसके बाद अगर मैं बात कर रहा हूं इंटरनेशनल कंडीशन, अब इंटरनेशनल कंडीशन की अगर मैं बात करूं कि मेरा एक जो बिजनेस है वो एक इंटरनेशनल बिजनेस है, वो क्या करता है, ग्लोबल लेवल पे क्या करता है, वर्कआउट करता है। ठीक है, अब यहां पे क्या हो रहा है, यूक्रेन की क्या लड़ाई हो रही है, यूक्रेन की लड़ाई हो रही है, तो मुझे ये एक अजम्पशन मिल रहा है कि आगे चलकर ये सारी चीजों के दाम क्या बढ़ने वाले, मतलब जो मशीन है, फर्नीचर है, ये सब के दाम क्या हो जाने, बढ़ जाने वाले। तो मैं क्या करूंगा एज अ बिजनेसमैन, वो चीजों को मैं पहले ही क्या खरीद लूंगा, क्या अब भी ही खरीद के क्या रख लूंगा, क्योंकि लड़ाई जब चालू हो जाएगी या फिर लड़ाई क्या आगे बढ़ने वाली रहेगी तो बहुत तहस नहस होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, सप्लाई कम हो जाएगा और डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से फर्नीचर की जो कॉस्टिंग होगी वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सही बात है, सीधे देखो ना, जब प्रोडक्शन कम हो जाएगा, अब मार्केट में क्या, अब पहले 10 आते थे, अब 10 के बजाय से 2 ही बचे हुए, तो लोग डिमांड करें, कोई बोलेगा मैं 20 में खरीदूंगा, कोई बोलेगा 30 में, 40 में, 50 में, 60 में, तो प्राइस क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। सही बात है, तो मैं क्या करूंगा, मैं पहले ही खरीद लूंगा। जब मैं पहले ही खरीदूंगा, पहले मुझे क्या चाहिए था, मुझे सिर्फ 30 लाख रुपए चाहिए थे, अब इंटरनेशनल कंडीशन की वजह से मैं मशीन खरीद रहा हूं, तो अब ये मशीन जो है 40 लाख की है, तो 30 लाख प्लस 40 लाख कितना हो गया आपका, 70 लैक्स हो गए, तो यानी मेरी फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ी की कम हुई, बढ़ गई। क्लियर हो गया। फिर उसके बाद आता है आपका ट्रेंडिंग इकोनॉमी। अब ट्रेंडिंग इकोनॉमी मतलब क्या होता है, अब मेरा जो बिजनेस है, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा बिजनेस जो है बहुत अच्छा करने वाला है, बहुत अच्छा बूम क्या पकड़ने वाला है और बहुत बढ़िया क्या काम करने वाला है। अब मुझे ये चीजें लग रही है, तो मैं क्या करूंगा, मैं उस बिजनेस को और बड़ा करने की कोशिश करूंगा, उसको और एक्सपांड करने की कोशिश करूंगा। जब मुझे एक्सपांड करूंगा तो मुझे क्या लगेगी, नए फिक्स एसेट लगे, और नए फिक्स एसेट खरीदने के लिए मुझे क्या फिक्स कैपिटल बढ़ लगेगा। समझ में आ गया। तो यहाँ पे मेरी फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्लियर है। फिर आता है आपका 10 का कंज्यूमर प्रेफरेंस। अब हम सभी से जानते हैं कि आपका रिसर्च, हमारे जो कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना पड़ेगा। जब हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट तो कर लेते, अब नई नई चीजें लानी पड़ेगी मार्केट। अब नई चीज है, नया प्रोडक्ट बनाने में नई मशीन्स लगेगी, नए टेक्निक्स लगेंगे। अब नई मशीन्स के लिए मुझे क्या लगेगा, नया मशीन खरीदना पड़ेगा। खरीदने के लिए मुझे नए पैसे लगेंगे, नए पैसे मतलब फिक्स कैपिटल लगेगा, तो उसकी जो रिक्वायरमेंट हो जाएगी मेरी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्लियर हो गया। अब यहां पे अब मैं बात करता हूं आपके क्या, 2 मिनट। अब मेरा 10वां क्या पॉइंट क्या था, कंज्यूमर प्रेफरेंस। अब यहां पे मेरा 11वां पॉइंट क्या है, 11वां पॉइंट है दोस्तों मेरा क्या, कॉम्पिटिटिव फैक्टर। ठीक है। अब कॉम्पिटिटिव फैक्टर क्या होता है, चलो यहां पे समझेंगे। देखो, 2 दुकान है, क्या है, 2 दुकान या फिर 2 क्लासेस ले लेते। एक क्लासेस ने क्या किया, एक दोनों ही क्लासेस पहले नॉर्मल चलती थी। अब एक क्लासेस ने पहला, क्लास 1 ने क्या किया, क्लास 1 ने क्या किया, अपने क्लासरूम में डिजिटल पैनल लगा दिया, एसी लगा दिया, ठीक है, बेंचेस नए लगा दिए, लाइब्रेरी बना दी, ठीक है, अपग्रेड कर दिए। अब जो स्टूडेंट्स होंगे वो कहां पे जाएंगे, ऐसी क्लासेस में जाएंगे जहां पे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लाइब्रेरीज होंगी, बेंचेस नए नए होंगे, अच्छे खासे होंगे, फैसिलिटी ज्यादा मिलेगी वहां पे। अब जो दूसरा क्लासेस है उसका डिमांड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो अब ये कंपटीशन की वजह से ये भाई ने भी क्या लगाया, ये डिजिटल पैनल लगा दिया, इसने नए बेंचेस लगा दिए, इसने लाइब्रेरी लगा दी। देखो कॉम्पिटिटिव फैक्टर इसलिए चेंजेस किया, तो इस वजह से इसको भी चेंजेस करना पड़ा, इसको भी खर्चा करना पड़ा। और इसने क्या फिक्स एसेट नए लगवाए, पैनल फिक्स एसेट, बेंचेस फिक्स एसेट, लाइब्रेरी
फिक्स एसेट हो गए, सही बात है। तो यहाँ पे इसको फिक्स एसेट की जरूरत पड़ी, फिक्स एसेट में पैसा इसको खर्चा करना पड़ा, यानी इसके फिक्स कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट थी वो क्या हो गई, बढ़ गई दोस्तों। तो इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्पिटिटिव फैक्टर बोलते हैं दोस्तों। तो मेरे ख्याल से आपको इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी कि आपके ये सारे पॉइंट्स होते हैं क्या और कौन से फैक्टर्स है जो इसको अफेक्ट करते हैं। तो अगर चीजें क्लियर है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों शेयर करो, ताकि ऐसे और कई सारे वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सके आपके अपने प्रदीप गिरी कॉमर्स अकेडमी पे दोस्तों।